नमस्कार, जय गौ माता। मेरा नाम देवेंद्र मलिक है और बेसिकली मैं फार्मर फैमिली से हूँ, किसान पुत्र हूँ और बचपन से ही मैं गायों के बीच पला बड़ा हूँ, गायों का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ और एक-एक गाय की जो संतान है 7-7 पीढ़ी तक हमारे घर में थी, तो ऐसा लगा होता था जैसे वो भी फैमिली मेंबर है। ज़माना एडवांस होता जा रहा है तो अपनी सभ्यता जो गाय हैं, गाय की जो सभ्यता है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। बच्चों में जो संस्कार की कमी आ रही है वो उसके दूध के गुण की वजह से आती है। अब वो गुण ही नहीं रहा, वो दूध ही नहीं रहा तो वो बच्चों में वो संस्कार नहीं रहा है। आज की पीढ़ी ने क्या कर दिया है, एडवांस उसमें चलने के चक्कर में पौष्टिकता कोई चीज उनके मायने नहीं रखती, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो उन्होंने गाय को घर में से निकाल दिया है। निकाल दिया मतलब वो आवारा नहीं है, वो बेसहारा हो गई, हमने उसको बेसहारा कर दिया। वो हमारे घर में थी तो सब हम उसका सहारा था, वो हमारा सहारा थी, हम उसके ऊपर डिपेंड थे। गाय हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, हम गाय के ऊपर डिपेंड है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो रोड पे गई, गाय गई, बुल गया, तो रोड पे जाके उनकी संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ, रोड पे बाइक जाने लगी, स्कूटर या पैदल यात्री। अब वो थोड़ा भूखे हैं तो हिंसक भी होंगे, उनको कोई मारेगा तो हिंसक भी होगा, तो बाइक पे टक्कर मार दी तो बाइक वाला मर गया, दुर्घटनाएं होने लगी। तो लोग कहने लगे भाई गाय की वजह से आदमी मर गया, इस गाय को वो करो, काटो, मारो या कुछ भी करो, पकड़ के अंदर डाल दो। वहां से बची किसान के खेत में चली गई, किसान की फसल खा रही है, वहां किसान दुखी है। दिल से तो वो चाहता है कि गाय खा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब उसका पूरा खेत खा गई तो वो अंदर से दुखी होता है कि भाई इस गाय को क्या करा जाए। वो उसको मारता है, तारबंदी करता है, उस तारबंदी में गाय अटकती है, उसके पैर कटते हैं। तो मतलब एक गाय अपन बेसहारा छोड़ दिया है। तो उसको बेसहारा गाय को अभी अपन ने क्या किया है, यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोबी गौशाला बनाई गई। पंचायत की जमीन पे गौशाला बनाई गई। इस गौशाला के अंदर जो भी 24-25 गांव की गायें थी, रोड पे थी या खेतों में घास खा रही थी, किसान को उनका नुकसान कर रही थी या रोड पे एक्सीडेंट कर रही थी, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया। तो इसका जिम्मा उठाया हमारे हिसार में रहने वाले एक समाज सेवी गौ सेवक राजेंद्र गावड़िया जी ने। तो वो गाय यहाँ पे 15-20 हजार की मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब उनको डेली घास चाहिए, हरा चारा चाहिए, उनको राता भी चाहिए, दलिया चाहिए, तो उन सब का तो खर्चा होता है। एक गाय लगभग एक दिन में लगभग 30 से 35 रुपए का खर्चा होता है इसका खाने पे। तो 20,000 गाय है तो आप लगा लो 6-7 लाख रुपए से ऊपर डेली का खर्चा होगा। तो वो समाज सेवी ने वो बोला कि भाई ये जिम्मा मैं उठाऊंगा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर। ग्राम पंचायत भी अपनी तरह से कोई अनाज देता है, कोई अपने को गेहूं देता है, कोई सरसों देता है। तो वो स्थिति से सारे गाँव वालों ने मिलके उसको जिम्मा उठा लिया। जो बीमार गाय, एक्सीडेंटल गाय पड़ गई, कोई टक्कर मार गया ट्रक, उसको उठा के लाते हैं तो उसकी सेवा करते हैं। 24 आवर अपना वेटेरियन डॉक्टर रहता है, वो उसको पूरा इलाज करता है जब तक वो खड़ी ना हो जाए अपने पैर पे। तो ये आधार पे फिर उसका डिवाइडेशन किया गया कि भाई जो बुल है, हिंसक बुल है, वो छोटे बच्चे को या गाय को ना मार दे, तो उसके लिए डिवाइड किया कि जो सांड है, अपने बुल है, उनको अलग गौशाला में रखा, उसके लिए अलग गौशाला बनाई। उस बुल के अंदर भी बच्चे हैं, वो बड़े बुल बच्चे को ना मार दे, उनको बच्चे को अलग रखा। उसमें भी टूटे फूटे हैं, जो एक्सीडेंटल है उनको अलग रखा, जो बूढ़े हैं उनको अलग रखा और जो यंग है उनको अलग रखा। यानी कि कैटेगरी वाइज उनको हमने डिवाइड कर दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही गाय को, बीमार गाय अलग रखी, दूध देने वाली इसमें कुछ गायें हैं जो दूध देती है, 250-300 गाय, उनको अलग रखा, और जो थोड़ी एजेड गाय उनको अलग रखा, जवान गाय उनको अलग रखा। तो जैसा भी 250-300 गाय दूध दे रही है, 400-500 लीटर दूध होता है, तो वो दूध भी गौ सेवा में ही, मतलब यहाँ कन्या विद्यालय है डोबी का ही, उनका यहाँ पे डेली उसका पूरा जो छाछ और दूध की जरूरत होती है यहाँ से गौशाला से वो उनको देते हैं, दान में देते हैं। गाँव से किसी को दवा के लिए चाहिए वो है वहाँ लेते हैं, उनको कोई पैसा नहीं लेता, 1 भी रुपया नहीं लेते। गौशाला के अंदर 80 से 100 आदमी हैं
उनको हर फैमिली को 1 से 2 लीटर पर डे उनको दूध देते हैं। बाहर से कोई आता है उसका दूध मतलब वो कहीं भी हम उसको बेचते नहीं। तो वो पूरा जिम्मा अपने राजेंद्र कावड़िया जी ने उठाया है और गौ सेवा को उसका पूरा चारा, हरा चारा, भूसा और दलिया यानी कि चारा तो डाल दिया, वो चारा खा के वो जिंदा नहीं रहेगी, उसको पौष्टिक चारे की जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके और उसका ओरा यहाँ पे इस गांव में या इस डिस्ट्रिक्ट में बना रहे। खेती में जो जहर डाला जा रहा है वो उसी का केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर वो सारा उनके चारे में आता है। वो गौशाला में गाय हो या किसी के घर पे रहने वाली गाय हो, तो वो चारे में आता है, उसका सारा अंश उसके चारे में आया तो उसके दूध में बूढ़ी में गया, बूढ़ी से दूध में गया। तो क्या होता है माताएं बहनें या हम पी रहे हैं, तो पहले के टाइम में अब से आप 25-30 साल बैक चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो जो अपनी महिलाओं में जो डिलीवरी होती थी वो सारी घर पे नॉर्मल होती थी। नॉर्मल होने यानी कि शुद्ध खाना, शुद्ध दूध था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 99% सीजर हो रहा है। वो सारा ये खान पान का, ये जहर का ये नतीजा है। देसी गाय के दूध में क्या रहता है, अगर पॉइजन वाला भी वो रहता है तो उसके गले में ग्रंथि होती है, वो पॉइजन को थोड़ा डिग्रेड करता है। लेकिन अमेरिकन गाय के दूध में वो सिस्टम नहीं रहता। गोवर्धन के दिन गोबर की पूजा क्यों होती है? तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे तत्व है, जीवात्म तत्व है जो सृष्टि के लिए लाभदायक है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसको ये आगे आने वाली पीढ़ी खराब ना करे, उस तत्व को जिंदा रखे तो गोबर को पूजनीय बना दिया। गोबर अमृत है, लेकिन अज्ञानता की वजह से वो जहर का भी काम कर देता है। अगर डायरेक्ट हमने कच्चा डाल दिया तो उससे तो अगर डायरेक्ट डाल दिया तो खेत के अंदर दीमक पैदा हो जाएगी। तो हमने गोबर को लिया, गोबर को हमने यहाँ पे बेड बनाया, लाके गौशाला से लाके, ट्रैक्टर से लाके उसको एक बेड बनाया 8 बाई 4 फीट हाइट और लंबाई अकॉर्डिंग स्पेस, और उसमें हमने बेनिफिशियल डिकम्पोस्टिंग एरोबिक फॉर्म में कल्चर डाल दिया। वो कल्चर अपना उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हीटिंग आनी शुरू हो जाएगी, थर्मोफिलिक रेंज के माइक्रोब्स है उसके अंदर, वो उसको गर्म करना शुरू करेंगे माइक्रोब्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया एरोबिक है तो उसको एरिएशन देने के लिए हम एरोटिलर मशीन से उसको टर्निंग करते हैं। हर दिन उसको टर्निंग देनी पड़ती है। माइक्रोब्स को ऑक्सीजन, एरोबिक है तो उसको हवा देनी है, तो ये आधार पे वो डिकम्पोस्ट होने की प्रोसेस शुरू हो गई। फिर उसमें हम रॉक फॉस्फेट डालते हैं जो नेचुरल है। 4-5 राज्यों में अच्छी क्वालिटी का रॉक फॉस्फेट मिलता है। अब रॉक फॉस्फेट है इनसोल्यूबल फॉर्म में, वो अवेलेबल नहीं है, वो फिक्स है, तो उसको तोड़ने के लिए हम उसको पीएसबी कंसोर्शिया माइक्रोब्स उसके अंदर डालते हैं, माइक्रोराइजा उसके अंदर डालते हैं, ताकि वो अघुलनशील फास्फोरस घुलनशील में कन्वर्ट हो जाए। ये प्रोसेस करके फिर उसमें हम टर्निंग करते रहते हैं, और ऐसा 45 से 50 दिन तक वो हम प्रोसेस करते रहते हैं बेड के ऊपर। वो टेम्परेचर डाउन आ जाता है, टेम्परेचर डाउन आने के बाद में वो बेड हमारा तैयार हुआ। पक्का माल को, तैयार माल को हम गोडाउन के अंदर लाते हैं मशीनरी के पास, और वहाँ उसको फिर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके उसको सुखा के, प्रोसेस में ये है, ये हमारा कोल्ड प्रोसेस है। 2 प्रोसेस होता है, एक हॉट प्रोसेस, एक कोल्ड प्रोसेस। हॉट प्रोसेस में टेम्परेचर आता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो सारे मर जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसको कोल्ड टेक्नोलॉजी लिया। कोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि उसके माइक्रोब्स एजिट रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। कोई बॉयलर नहीं है हमारी फैक्ट्री के अंदर, रूम टेम्परेचर पे ही उसका दाना बना लिया, सुखाया, और वो हमने पैक कर दिया। गौ अमृत प्रोम नाम दिया इसको, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। जब केमिकल फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कोई भी बनता है तो हॉट प्रोसेस से बनता है, उसमें बॉयलर होते हैं, तो उसमें हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, सारी गैस अपन ऑक्सीजन सारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को नष्ट कर देते हैं, तो उसका एक अलग एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। लेकिन हमने अपना फर्टिलाइजर जो बनाया है ये गौअमृत प्रोम, वो कोल्ड प्रोसेस से बनाया, विदाउट कोई बॉयलर। हमारे प्रोसेस से 1 भी ग्राम गैस बाहर नहीं निकलती। जब हम केमिकल डीएपी मार्केट से फार्मर लाता है वो 1350 का लाता है, हम ये उसको 950 में देते हैं, तो फार्मर्स का 400 रुपए एक बैग पे सेविंग हो गया। फिर गवर्नमेंट केमिकल डीएपी पे 2700 कुछ रुपए दे रही है सब्सिडी, क्योंकि डीएपी का बैग, केमिकल डीएपी का बैग बाहर से आ रहा है 4027 रुपए में पड़ रहा है। वही चीज हम किसान को 1000 रुपए में दे रहे हैं, तो किसान का 400 रुपए, यानी कि अगर पूरे इंडिया का आंकड़ा निकाला जाए अराउंड 60,000 करोड़ रुपए सेविंग होता है। और इंडियन गवर्नमेंट का वो सब्सिडी नहीं देनी पड़े
तो उस पे उनका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सेविंग होता है। तो हमारा जो विदेशी फंड बाहर जाता है फर्टिलाइजर रिजर्व फंड फोरेक्स के रूप में, डॉलर के रूप में, वो पूरा सेविंग हो सकता है। उल्टा जिस कंट्री में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की कमी है वहां हम बना के बेच सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ का मंगाने की बजाय 2.5 लाख करोड़ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो स्थिति में हम हैं अभी। ऑथेंटिक डेटा देने के लिए हमने ICAR पूसा के अंदर उसके ऑथेंटिकेशन ट्रायल लगवाए 4 फसल के अंदर। उसमें एक फसल गेहूं है, एक राइस है, एक मक्का है और वेजिटेबल्स है। अब उसके डेटा जो आने शुरू हुए हैं वहां पे डॉक्टर भी उन्होंने देखे कि भाई ये तो जबरदस्त चीज है। उन्होंने बोला है कि 100% रिप्लेसमेंट केमिकल DAP का हो सकता है। वो लोग लिख के दे रहे हैं उस चीज को। अब IIT दिल्ली, उसके अंदर हमने पूरा ऑफिशियली डेटा तैयार किया। उनकी जो ऑफिशियली फीस थी भर के, वो फीस भर के उन्होंने भी 1 साल तक रिसर्च की, उसका डेटा दिया कि भाई ये 100% रिप्लेसमेंट हो सकता है। डोज थोड़ी कम ज्यादा करके आप प्रोम की डोज थोड़ी बढ़ाओ और केमिकल DAP के सामने फिर भी उससे सस्ती पड़ेगी, लेकिन ये फौरन से लाने का खर्चा बच जाएगा। तो उनकी पूरी रिपोर्ट IIT दिल्ली की आ गई है। ICAR पूसा का 4 करोड़ का डेटा आ गया है। 4 स्टेट के फार्मर्स के डेटा है और एक लंबा 20 साल का अनुभव हमारे पास है। मेरा रवि नाम है जी, रवि गिल, गांव डोबी, जिला हिसार, हरियाणा रहने वाला हूँ जी। 45 साल की एज है साहब, और 45 साल में केमिकल की बहुत खेती करी है जी। अब केमिकल की खेती से तो तंग ही आ गई जी। उस गऊ की मेहरबानी है जी। हमारे गांव में ये गौशाला के गोबर से ही खाद बनाते हैं जी। तो गो अमृत 2 साल हो गए यूज करते जी। बढ़िया रिजल्ट है, ये सामने कणक है जी अपनी। पैदावार ज्यादा होगी तो कोई मायने नहीं रखती। क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है साहब, है क्वालिटी बनानी है बिल्कुल जी, और नई जनरेशन को भी बचानी है। अगर देश को बचाना है तो देसी खाद डालो। हमारा तो पूरे दिल में ठुकरी है जी। गो अमृत तो जी वाकई में अमृत है जी। गो अमृत प्रोम जो है ये तो जो मान लो रामगा ही नाम है जी। सारे किसान भैयाओं एक ही राय है कि ज्यादा न डालो। 10 एकड़ किसान है तो 2 एकड़ में हर साल डाल के देखो। 2 साल बाद में मेरे को कहने की जरूरत नहीं है जी। एक बार डालेगा तो 12 बार डालेगा। जहाज का पंछी उड़ के जहाज पे आओगा जी, कहीं नहीं जाएगा। ये अपने भाई का जी, इसमें केमिकल DAP डाली है। DAP का बैग गिरे है और इसमें अपने गो अमृत प्रोम गिरे है, तो इसकी जड़ों में फर्क है जी, और ग्रोथ भी अच्छी है। जो रवि जी ने बताया है कि भाई ये प्लांट्स की रूट और हाइट ज्यादा है, जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गौ अमृत प्रोम है, उसकी रूट फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में डेवलप हुई है। और इसके सिमिलर जो केमिकल DAP से यूज किया है उसका रूट्स दिखता ही नहीं है, बहुत ही माइनर है। तो उससे फायदा क्या होता है, जब रूट फॉर्मेशन ज्यादा है तो जमीन में से फर्टिलाइजर उठाने का जो ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा है। तो ये रूट फॉर्मेशन ज्यादा होने से ज्यादा फर्टिलाइजर उठाएगी, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है। तो जितने भी ज्यादा बेनिफिशियल माइक्रोब्स काम करेंगे वो जमीन में पड़ी हुई जो अलभ्य फॉर्म में फास्फोरस है, पोटाश है या अलग माइक्रोन्यूट्रेंट है, वो सारी को अवेलेबल करा देगा। यहाँ जी जो केमिकल DAP है उसमें कोई कार्बन कंटेंट नहीं रहता, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता, तो उसकी वजह से उल्टा वो फिक्स हो जाता है जमीन के अंदर। इसमें तो ये अंतर है कि नंबर 1 तो इसमें पानी की हमें आवश्यकता कम पड़ रही है। सबसे मेन चीज़ तो हमारे को ये पानी की आवश्यकता कम है। दूसरा, इसकी जो है खेती की पैदावार भी अच्छी है, और उसमें जो है पानी भी आवश्यकता ज़्यादा थी, खर्च भी ज़्यादा था। तो केमिकल DAP से हमारी ज़मीन दिन प्रतिदिन बंजर होती जा रही थी। आने वाली जनरेशन की अनेक बीमारियां फैल रही थी केमिकल से। गांव में हर साल 5-10 केस नए कैंसर के होते जा रहे। इस साल हमने गो अमृत प्रोम भेजी है, जो गौओं के गोबर से डोबी गौशाला में तैयार की गई है। उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। एक तो फसल इतनी बिल्कुल एकसार हो रही है, कहीं ऊंची नीची नहीं है, प्रत्येक पौधा बिल्कुल एकसार है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं भी आप जाके देखिए, हमारे खेत के मुकाबले कहीं इतनी अच्छी फसल नहीं है।
तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों से कहूँगा कि गो अमृत प्रोम ही खाद यूज करें ताकि जमीन बंजर होने से बचे, आने वाली पीढ़ियों में बीमारी न फैले और उत्पादन बहुत अच्छा। और सरसों का खेत है बहुत ही अच्छा, आधा कट्टा डाला गया इसमें गो अमृत प्रोम का, और इतनी बढ़िया सरसों। गो अमृत प्रोम के केमिकल डीएपी की बजाय 400 रुपये कम लगते हैं और जमीन की उर्वरक शक्ति बनाए रखती है। अभी जो डीएपी हमने गो अमृत वाली बीजी है ना, ये पौधे के नीचे नमी बना के रखती है, मतलब पानी खुश्की आने ही नहीं देती, नमी बना के रखती है, आधा पानी यूज होता है। और केमिकल डीएपी बीजते थे, एक बार इतना भड़क जाती थी, एक बार असर करती और फिर फसल भड़क जाती, सूखा आ जाता था, फिर पानी चलाओ, ट्यूबवेल चलाओ, चलाते रहो, भड़कती रहती। ये चलती थोड़ी स्लो है लेकिन फसल लगातार चलती है इस गो अमृत में। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जमीन की उर्वरक शक्ति बनाए रखेगी। जो किसान इसको लगातार यूज करेगा ना, आने वाले टाइम में फसल का उत्पादन दूना हो जाएगा। देसी फसल और देसी खाने की जो अब गेहूं होंगे, इससे जो जमींदार खाएगा, जो भी भाई खाएगा गेहूं को, वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें कोई केमिकल कुछ नहीं डाला गया है। फ्यूचर में हम सबको ये चीज पे आना पड़ेगा। ये सारा गाय के गोबर से सिस्टम बन रहा है, तो गाय भी बच गई, जमीन हमारी बच गई, प्रोडक्शन हमको उतना ही मिला, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। और केमिकल जो फर्टिलाइजर से हमारी जमीन डैमेज हो रही है, उसके खाद्यान्न जो हम खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ रहे हैं, बॉडी डैमेज हो रही है, बीमारियां आ रही है, उससे भी बचा जा सकता है। और गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट की, भाई नेचुरल फार्मिंग करो, उस और हमारा एक कदम है कि हम नेचुरल फार्मिंग किसानों को डायरेक्ट लेके जा रहे हैं थ्रू गौ माता।